कक्षा 6। कक्षा 6 में आपका अंतिम अध्याय है जिसका नाम है क्षेत्र मिति। अंग्रेजी में आप कहेंगे इसे मेंसुरेशन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप? 2 प्रकार की आकृतियां पढ़ेंगे। तो वो त्रिविमीय आकृति होंगी। और त्रिविमीय आकृति में एक तो चीज पढ़ेंगे आप, कौन सी? घनाभ। घनाभ क्या होता है? जैसे आपके घर में बक्सा है, संदूक है, अलमारी है, आपकी किताब है, ये सब घनाभ के आकार की वस्तुएं हैं। जैसे मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। आप बाजार जाते हैं, बाजार से आप जूते लेकर के आते हैं और उस जूते का एक डिब्बा साथ में लाते हैं, इसमें जूता रखकर दुकानदार देता है। तो इस तरह का एक डिब्बा होता है जिसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। आप ध्यान से देखिए इस आकृति को। तो ये आकृति आपकी बिल्कुल डिब्बे जैसी आपको लगेगी कि जैसे जूते वाला डिब्बा ही आपको यहाँ देखने को मिल रहा हो। देखें इसे ध्यान से, ऐसा डिब्बा है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे घनाभ। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ की ये विशेषता है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये विमाएं तीनों की तीनों एक समान नहीं होती है नहीं। तो उसकी जो लंबाई है वो अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। यदि तीनों में से 2 भी एक समान हों तो कहना अपना ये है कि तीनों एक समान नहीं होती, उसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक है साहब। अब घनाभ की मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें हो गई। और उसका क्या निकालना है? आयतन। आयतन को आप ये समझ लीजिए कि आयतन का मतलब है कोई वस्तु कितनी जगह हवा में घेरती है उसे आयतन कहते हैं। और कोई वस्तु जितनी जगह धरती पर, धरातल पर घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे कोई गद्दा डाल दिया मैंने या कोई चादर बिछा दी, चादर ने कितनी जगह घेरी जमीन पर, वो क्षेत्रफल है नहीं। और एक मान लीजिए आप संदूक रख दिया ला करके, तो संदूक जमीन पर तो घेरेगा ही घेरेगा, उसके साथ ऊपर भी तो घेरेगा हवा में। तो कुल मिलाकर जितनी जगह हवा में घेरता है उसे क्या बोलते हैं? आयतन। अब ये घनाभ के आयतन का सूत्र आप याद कर लें, रट लें इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से, है नहीं। घनाभ का आयतन बराबर, सूत्र है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। आज याद हो जाएगा, बड़ा आसान सूत्र है, बहुत सरल है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और दूसरा जो आकृति है नहीं, उसे बाद में पढ़ेंगे हम। पहले इसी का एक सवाल कर लेते हैं। तो प्रश्न ले लीजिएगा एक, कि मान लीजिए कोई घनाभ है, ठीक है साहब, और घनाभ की आपको लंबाई दे रखी है। कितनी लंबाई दी है आपको घनाभ की? 8 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई दे रखी है कितनी? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई दे रखी है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन बताइए। अब घनाभ का आयतन, भाई ये तो आपका प्रश्न था, इसमें 3 चीज दे रखी थी। अब आप इसका हल कर रहे हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई और गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 8 और गुणा 5 और गुणा 4। तो 8 पंजे 40 और गुणा 4, 4 चौक 16, 160। और ये आ गया 160 क्या? घन सेंटीमीटर। और दूसरी चीज
होती है आपकी कौन सी? घन। घन में और घनाभ में क्या फ़र्क है? घन में और घनाभ में ये फ़र्क होता है कि मैं एक डिब्बा फिर आपके सामने बना रहा हूँ और इस डिब्बे को भी आप ध्यान से देखें। तो पहले डिब्बे में और इस वाले डिब्बे में क्या अंतर आपको लगता है? आप मुझे बताएं, है नहीं? तो आप कहेंगे, कोई तो ये कहेंगे कि साहब पहले डिब्बे से ये डिब्बा छोटा है, कोई कहेंगे साहब ये डिब्बा चौकोर है नहीं? तो मैं बता ही देता हूँ आपको कि जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, उतनी ही इसकी ऊंचाई है। तीनों भुजाएं इसकी समान है। तो फिर तीनों भुजाएं जब एक जैसी हैं और हमने एक की नाप बता दी तो उससे ये समझ लेना चाहिए कि तीनों इतनी है फिर तो, है ना? तो फिर ये है साहब आपका घन। ठीक है साहब? यानी ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक सी हो जाए तो क्या कहलाता है? फिर वो घन कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? घन, है ना? और घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होगा? भुजा की घात 3। ये घन का आयतन हो गया साहब। अब आप ये समझ लें कि बस अंतर यही तो हुआ है कि भुजाएं एक सी हो गई हैं। तो अब हम उस सूत्र से भी हम करना चाहें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई को भी हम थोड़ी देर के लिए भुजा कह रहे हैं, चौड़ाई को भी भुजा कह रहे हैं, ऊंचाई को भी भुजा कह रहे हैं। तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार आ गया। तो उत्तर क्या आया? भुजा की घात 3 आया। तो ये सूत्र है साहब, भुजा की घात 3। आप एक प्रश्न दे लीजिए ऐसा कि यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करो। आप इसका हल कीजिए साहब। क्या करेंगे? घन का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई नहीं करेंगे इस बार। घन का आयतन बराबर क्या कर देंगे हम? घन का आयतन बराबर कर देंगे, अब क्या करेंगे? भुजा की घात 3। बात ठीक है साहब? तो भुजा कितनी आई इसकी? भुजा इसकी 12 है, 12 की घात 3। इसका मतलब 12 है गुणा 12 है गुणा 12 है। ये आप गुणा करेंगे, 12 12 में 144 और गुणा 12 है तो ये आ जाएगा आपका 1728 घन सेंटीमीटर। ये हो गया साहब आपका सवाल। तो पहले सवाल में घन के आयतन घनाभ के आयतन पूछे थे, दूसरे वाले प्रश्न में घन के आयतन पूछे। ठीक है साहब? अब एक मिक्सचर सवाल छोटा सा और ले लेते हैं। जैसे इसमें एक सवाल में कहा है, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहता है कि 2 घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोरें 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। अब इनके आयतन क्रम से V1 और V2 हैं। यानी 2 घन हैं। जो पहला घन है, पहला घन है नहीं, इसकी कोर कितनी है? कोर माने भुजा 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा घन है, इसकी कोर कितनी है? इसकी कोर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और इनके आयतन, इस घन का आयतन ये कह रहा है V1 है, इस घन का आयतन ये कह रहे हैं कि V2 है। तब आप ये मान करके चलें कि उत्तर ये चाहता है किसमें कि दोनों घनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात V1 और V2 का अनुपात। तो बटे कर देंगे। तो आप V1 निकालेंगे, है नहीं, पहले घन का आयतन, तो सूत्र वही लगेगा, भुजा की घात 3। पहले घन की भुजा कितनी है? 2, 2 की घात 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया आपका 8 घन सेंटीमीटर।
मीटर। और दूसरे घन का आयतन निकालेंगे V2 बराबर, तो ये भी उस सूत्र से निकलेगा, भुजा की पावर 3, तो ये होगा 4 और 4 की पावर 3, इट मीन्स 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये हुआ कितना 64 घन सेंटीमीटर। और अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे क्या V1 बटे V2, तो ये आया 8 बटे कितना 64। और इसे आप जब अनुपात में व्यक्त करेंगे, काट देंगे, तो 8 एकन 8, 8 अट्ठे 64, यानी 1 बटे 8 आया। तो V1 अनुपात V2 बराबर 1 अनुपात 8, ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं छोटे मोटे इन्हें हल कर लेंगे, कहीं कोई कठिनाई होती है तो उसे पूछ लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे। आज इतना ही कीजिए।